तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईगा वाले गोगा विलेज के एक निंजा रोबोट से लड़ रहे होते हैं और फिर सोगी उन्हें बताती है कि गोगा विलेज वालों के पास सिर्फ नॉर्मल निंजा नहीं बल्कि रोबोटिक निंजा भी हैं और हमारे पास सिर्फ 45 नॉर्मल निंजा हैं और दूसरी तरफ गोगा वाले के पास 250 से ज़्यादा निंजा हैं। और ये सुनकर इटोकी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कोसे से कहता है कि तुम चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देख लूँगा। हम देखते हैं सेकंड डिवीज़न का कैप्टन कहता है कि तुम टोकी सदा को मार दो और फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि 1-on-1 बैटल में रोबोटिक निंजा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर इटोकी को सोचने लगता है और किरोगी से पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। और इटोकी कहता है ये लोग इतनी ज़्यादा निंजा लेकर आए हैं और चाहें तो हम पर एक बार में अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं। और ये सुनकर रियो को पूछती है गोगा निंजा कितने हिस्सों में बटा हुआ है और इसके जवाब में वो लोग उसे बताते हैं हर एक ग्रुप में एक निंजा है और 4 मैकेनिकल रोबोट निंजा। और इसका मतलब ये है कि वो लोग ज़्यादातर मैकेनिकल निंजा लेकर आए हैं। और रियो को यहाँ पर बताती है कि सबसे कह देना अगर मैकेनिकल निंजा के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जल्दी से हमें बता देना, अगर हो सके तो एक मैकेनिकल निंजा पकड़ कर यहाँ पर ले आना। और यहाँ पर मैं गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा बोलता है हमें पता चला है 29% ऑफ निंजा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी तक ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी तरफ हमें ईगा वालों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक निंजा गोवा के मैकेनिकल निंजा को पकड़ कर ले आता है और रियो को इस मैकेनिकल निंजा की जांच करने लगती है। और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए हर निंजा सूट के अंदर एक निंजा कोड होता है और उस कोड की मदद से इस सूट की ताकत मिलती है, लेकिन इस सूट में जो कोड लगा हुआ है वो लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर है, इसलिए मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। और ये सुनकर इटोकी समझ जाता है कि गोगा वाले हमारे निंजा कोर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो उसका यूज़ करके अपने रोबोटों के अंदर पावर डाल सके। और उन लोगों को ये भी पता है कि हमारे निंजा कोड की ताकत इनफाइनाइट है, इस वजह से वो हमारे निंजा कोड के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सुनकर रियो को कहती है कि दरअसल निंजा कोड रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है, इसका मतलब ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पर रोबोट जाकर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, वो भी निंजा कोर की मदद से। और ये लोग पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं। जब कोई रोबोट निंजा का कोर खत्म होने वाला होता है वो चला जाता है रिचार्ज करने के लिए और उसके बदले दूसरा बैटल फील्ड में आ जाता है। तो अगर वो लोग इस जगह को ढूंढ लें और रिचार्जेबल कोर को तोड़ दें उन लोगों की आधी परेशानी खत्म हो जाएगी और गोगा वाले पीछे हट जाएंगे। और इटोकी के कहने पर वो उस जगह को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिल भी जाती है। और रियो को कहती है कि रिचार्जेबल स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ती है, तो हमें ऐसी जगह ढूंढना होगा जहाँ पर ट्रक का बहुत आना जाना है। जिसके बाद उन्हें ऐसी जगह मिल भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 जगह हैं और अपने निंजा को अलग अलग जगह भेजेंगे तो उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इटोकी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन जगह पर खुद जाएगा और ये लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं, लेकिन इटोकी एक भी नहीं मानता और वो जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और रियो को भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें किरोगी दिखाई जाती है जो कि इस बात को भी लीक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ हो जाता है जिसके बाद वो उस बात को लीक नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोकी सदा सभी निंजास को मार देता है और यहाँ पर टोकी सदा और कैप्टन की बच्चे हुए होते हैं। जिसके बाद सियोनी अपने मेंबर के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और वो कैप्टन टोकी सदा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन इन लोगों को सारी सच्चाई पता होती है। कैप्टन गोगा वालों के साथ मिला हुआ है क्योंकि जब गोवा के हेड पिछले कैप्टन की डेड बॉडी को जलाने के लिए जा रहे थे तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और तभी 2 निंजा आकर कैप्टन को पकड़ लेते हैं और टोकी सदा उसको मारकर बेहोश कर देता है। और इधर शियोनी अपने मेंबर को कहती है कि तुम टोकी सदा को जाने दो, लेकिन वो मेंबर यहाँ पर मान नहीं रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है टोकी सदा आराम से वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जिनकी पूरी तरीके से यहाँ फट रही होती है क्योंकि अब टोकी सदा ईगा वालों की तरफ जा रहा है उनकी फाइट में हिस्सा लेने के लिए। फिर हमें इटोकी दिखाया जाता है जिसने उन चार्जिंग पॉइंट्स को ढूंढ लिया होता है, लेकिन इधर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट हैं। और इधर इटोकी रियोको से कहता है कि हमें इन चार्जिंग पॉइंट्स को उड़ा देना चाहिए
क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। रियोको को पहले ही पता चल जाता है कि इटोकी ऐसा कुछ सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ 3-4 ग्रेनेड ले आती है और इन ग्रेनेड को यूज़ करके इधर वो चार्जिंग स्टेशन पे उनके साथ मैकेनिकल रोबोट को भी उड़ा देगी। लेकिन ये करना इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली जाकर उधर एक ग्रेनेड लगाना था। इसलिए रियोको उसे एक और गैजेट निकाल कर देती है, जिससे वो निंजा को 10 सेकंड तक रोक सकती है। जिसके बाद इटोकी आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की उस गैजेट को ऑन कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इटोकी की टक्कर सजाको से हो जाती है और वो इटोकी के ऊपर हमला करता है और फिर रियोको आकर सजाको को पकड़ लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे रोबोट दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हम बहुत सारे निंजा इटोकी को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक निंजा इटोकी के हाथ से वो ग्रेनेड ले आती है और चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगती है और सजाको से रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन वो निंजा उस ग्रेनेड को चार्जिंग यूनिट के पास फेंक देता है और ये देखने के बाद जल्दी से जल्दी इटोकी उस बम को एक्टिवेट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे निंजा को सब कुछ उड़ जाता है और इस धमाके की वजह से इटोकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और रियोको आकर उसे होश में लाती है और इटोकी आकर देखता है कि जो निंजा उसके हाथ से ग्रेनेड लेके भाग रहा था वो और कोई नहीं बल्कि किरोगी होती है, जिसने वो मास्क पहना होता है जिससे वो अपने फेस को चेंज कर सकती है। और इटोकी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना मैकेनिकल चार्जिंग के वो अपने रोबोट से चार्ज नहीं कर सकते और ईगा वालों से नहीं जीत सकते। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सभी निंजास को वापस बुला लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार को ईगा वाले जीत चुके हैं। और इसके बाद हमें शियोनी को दिखाया जाता है जो कि सेकंड डिवीजन के कैप्टन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या गोवा के हेड ने उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो उसके जवाब में कुछ नहीं बोलता। और शियोनी उसे बताती है कि गोवा वाले को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि तुमने ही उन्हें मारा था। और उसके बाद वो भी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद शियोनी यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा एक अलग सा डेविल फील दे रहा होता है और ये कहता है कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। और उस वक्त वो अपने हाथों से एक निजुत्सु का साइन बनाता है। और उसके बाद इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में वापस आ गई है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उनको ये भी पता चल गया है कि गोगा वाले पीछे हट चुके हैं। लेकिन तभी सेकंड डिवीजन कैप्टन का निजुत्सु यूज़ करने की वजह से कोसे को छूने लगता है और वो अचानक से इटोकी की मॉम की गर्दन पर चाकू रख देती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ये हिप्नोटाइज हो चुकी है और वो बोलती है कि अगर कोई भी अंदर आया तो ये उसे मार देगी। और कोसे उसकी मॉम से पूछती है कि आखिरकार वो सीक्रेट कोड कहाँ पर है और तब सॉन्ग इटोकी को सब कुछ बता देती है यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर वो इटोकी के मॉम को एक रूम में ले आती है और वो कहती है कि तो उसका मतलब ये है कि वो उस टाइम का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है। और वो कहती है कि मुझे बताओ कि वो निंजा कोड कहाँ पर है। और इटोकी की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन कोसे उसे फेस पर एक कट लगा देती है और इटोकी की मॉम इस बात को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो उसके मास्क को हटाने लगती है। और जैसे ही उसके मास्क को हटाती है वो देखती है कि वो अपने होठों को कस के काट रही होती है। इटोकी की मॉम ये देखकर समझ जाती है, इसलिए उसे कस के हक कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि कोसे के दिमाग में कुछ होने लगता है और जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इटोकी की मॉम को लगता है कि ये ठीक हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक से वो इटोकी की मॉम को मार देती है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी भागते हुए अपने घर आ जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर टोकी सदा भी आता है, जिसकी हालत यहाँ पर रोने जैसी हो जाती है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।